जय हिंद दोस्तों, जय हिंद बच्चों। पॉलिटिकल साइंस की रिवीजन क्लास में आपका स्वागत है और आज हम आपका फर्स्ट चैप्टर शीत युद्ध का दौर उसका रिवीजन करने जा रहे हैं फटाफट। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ 1914 से 1918 तक। सेकंड वर्ल्ड वार है वो मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र के बीच हुआ था। मित्र राष्ट्र में आ जाता है यूएसए, यूएसएसआर, ब्रिटेन और फ्रांस, और धुरी राष्ट्र है जर्मनी, जापान और इटली, जिसमें मित्र राष्ट्र जीतते हैं। और सेकंड वर्ल्ड वार चला 1939 से 1945 तक। अगस्त 1945 को अमेरिका जैसे ही जापान के दो शहर हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर परमाणु हमला करता है, सेकंड वर्ल्ड वार है वो खत्म हो जाता है। और सेकंड वर्ल्ड वार खत्म होते ही दो मित्र देश जो पहले थे यूएसए और यूएसएसआर, उनके बीच स्टार्ट हो जाता है शीत युद्ध का दौर। यानी शीत युद्ध यानी युद्ध की हमेशा संभावना बनी रहती है लेकिन युद्ध होता नहीं है, वो कहलाता है कोल्ड वार। और इसके साथ ही दुनिया दो गुटों में बंटना स्टार्ट हो गई थी और इस बंटवारे की शुरुआत होती है यूरोप से। पश्चिमी यूरोप के जो देश हैं वो यूएसए गुट में शामिल हो जाते हैं, जबकि पूर्वी यूरोप के जो देश हैं वो यूएसएसआर यानी सोवियत संघ के गुट में शामिल हो जाते हैं। और जो यूएसए वाला गुट है यानी पश्चिमी यूरोप वाला जो गुट है वो एक संगठन बनाते हैं जिसका नाम है नाटो। तो नाटो की फुल फॉर्म ध्यान रखिए और इसकी स्थापना कब हुई? अप्रैल 1949 के अंदर नाटो की स्थापना होती है। और इसका मतलब था भी नाटो के सदस्य देशों में से किसी एक देश के ऊपर अगर हमला होता है तो नाटो के सभी सदस्य देशों के ऊपर हमला माना जाएगा और उसका कड़ा जवाब दिया जाएगा। इसके बदले में सोवियत संघ ने भी एक गठबंधन बनाया और वो थी वारसा संधि, जिसकी स्थापना 1955 के अंदर हुई थी। और इनका मानना था भी नाटो में जो शामिल देश हैं उनका यूरोप के अंदर हमें मुकाबला करना है। गठबंधन यहीं तक नहीं थे, जो यूएसए गुट है, अमेरिका गुट है, उसने पूर्वी जो एशिया है, पश्चिमी एशिया है, दक्षिणी पूर्वी एशिया है, उन देशों के साथ भी सेंटो और सिएटो नाम के जो संगठन है वो बनाए थे। और इसके एवज में सोवियत संघ ने चीन के साथ, उत्तरी कोरिया के साथ, उत्तरी वियतनाम के साथ, इराक के साथ है वो संबंध अपने मधुर किए थे। यानी कुल मिलाकर देखें तो दुनिया दो गुटों में बंटती जा रही थी। अब बात एक प्रश्न यहां ये भी बन जाता है भी ये जो दो बड़ी महाशक्तियां हैं यानी जो दो ध्रुव यूएसए और यूएसएसआर बन गए हैं दुनिया के अंदर, ये महाशक्तियां छोटे देशों के साथ भी गठबंधन करना चाहती थी। इसके कारण क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसके कारण है एक तो छोटे देशों के संसाधन जैसे खनिज तेल का ये इस्तेमाल कर सकते थे, वहां की जमीन का ये इस्तेमाल कर सकते थे, अपनी सेना है वो रख सकते थे और सेना के खर्चे के लिए आर्थिक मदद भी इनको उन छोटे देशों से मिल सकती थी। इसलिए दोनों महाशक्तियां इनसे गठबंधन करना चाहती थी। अब एक प्रश्न आपसे पूछ रहा हूं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, अमेरिका में स्वतंत्रता की लड़ाई कब लड़ी गई? अमेरिका में स्वतंत्रता की लड़ाई कब लड़ी गई? कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट जरूर कीजिएगा, वो ईयर, वो वर्ष कौन सा है। कहानी को आगे स्टार्ट करते हैं और टॉपिक ले लेते हैं शीत युद्ध के दायरे। ध्यान रखिएगा ऐसा कोई प्रश्न चीज छोटा बड़ा आ जाए। शीत युद्ध के दायरे का मतलब भी जब कोल्ड वार चल रहा था तो उस टाइम कौन कौन से संकट है वो दुनिया के सामने आए, यानी कहां कहां लड़ाइयों की संभावनाएं हैं वो रही। तो हम सबसे पहले बात कर लेते हैं शीत युद्ध का चरम बिंदु जो था वो है क्यूबा मिसाइल संकट। जिस टाइम दुनिया को यह लग रहा था भी अब तो तीसरा वर्ल्ड वार होकर रहेगा, ये वो घटना है क्यूबा मिसाइल संकट। और ये कब देखने को मिला? 1962 के टाइम। और इस टाइम आपको पता होना चाहिए क्यूबा जो कि अमेरिका के पास एक छोटा सा द्वीपीय देश है, वहां के राष्ट्रपति थे उस टाइम फिदेल कास्त्रो, अमेरिका के राष्ट्रपति थे उस टाइम जॉन एफ कैनेडी और सोवियत संघ के राष्ट्रपति थे निकिता क्रुश्चेव थे। तीनों के नाम आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। इस टाइम हुआ क्या था?
क्यूबा है वो यूएसएसआर यानी सोवियत संघ का सहयोगी देश था, और तो यूएसएसआर ने क्यूबा में अपना सैनिक अड्डा बनाने के लिए वहां पर मिसाइल है वो तैनात कर दी थी। और जैसे ही अमेरिका को पता चला, हालांकि लेट पता चला, तो अमेरिका ने अपना जंगी जहाज है वो आगे कर दिया। बहुत ही तनातनी की सिचुएशन थी उस टाइम, और ऐसा लग रहा था भी अब वर्ल्ड वार अब हुआ, लेकिन दोनों देशों को अच्छे से पता था, दोनों खेमों को अच्छे से पता था भैया थर्ड वर्ल्ड वार हुआ तो बचेगा कोई नहीं, और दोनों ने सहमति से इस संकट को टाल दिया। तो ये शीत युद्ध का चरम बिंदु कहलाता है। और शीत युद्ध का दायरे पूछ ले तो आपको क्यूबा मिसाइल संकट के बारे में भी वहां डिटेल से अपनी बात है वो रखनी है। अब अगला पॉइंट आता है बहुत ही इंपॉर्टेंट, और वो है गुट निरपेक्षता का। यानी जब दो ध्रुव बने हुए थे यूएसए और यूएसएसआर, तो इन दोनों ध्रुवों को चुनौती देने के लिए एक तीसरा गुट आया, और उसका नाम है गुट निरपेक्षता की नीति। जो गुट निरपेक्षता ने एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के स्वतंत्र देशों के सामने एक तीसरा विकल्प रखा था, वो है गुट निरपेक्षता। और इस गुट निरपेक्षता के 5 प्रमुख जो देश हैं जिन्होंने इसका जन्म दिया, तो आपको उन 5 देशों के नाम और वहां के 5 प्रमुखों के उस टाइम के जो नाम है वो ध्यान रखने हैं। भारत की तरफ से थे जवाहरलाल नेहरू, युगोस्लाविया की तरफ से थे टीटो, मिस्र की तरफ से नासिर, इंडोनेशिया की तरफ से सुकर्णो और घाना की तरफ से थे वामे एनक्रुमा। इन 5 ने मिलकर गुट निरपेक्षता की स्थापना की, और इसका पहला सम्मेलन है वो 1961 में बेलग्रेड में हुआ था, और उस टाइम 25 सदस्य देशों ने इस सम्मेलन के अंदर है वो भाग लिया था। 2019 में अजरबैजान में इसका 18वां सम्मेलन हुआ था, और जिसमें 120 सदस्य देशों ने इसके अंदर भाग लिया था। अब इसी गुट निरपेक्षता से जुड़ा हुआ एक प्यारा सा प्रश्न और है भी, शीत युद्ध के दौर में भारत की भूमिका की व्याख्या करें। तो भारत ने क्या दिया, गुट निरपेक्षता के जो जनक है उनमें से भारत भी था, और 2 तरीकों से भारत ने अपनी प्रमुख भूमिका निभाई शीत युद्ध के दौरान भी। उसने दोनों गुटों से खुद को अलग रखा, पहली बात ये। दूसरी बात आती है जो नव स्वतंत्र देश थे जो उपनिवेशवाद से आजाद हुए थे, उनको भी इन दोनों गुटों में जाने का भारत ने विरोध किया था। उसके बाद में अगला प्रश्न बनता है कि गुट निरपेक्षता नीति से 2 तरह से भारत ने अपना हित साधा। बात है वो कौन सी है वो आपको अच्छे से दिमाग में रखनी है। एक तो ये है भी भारत अपने अंतर्राष्ट्रीय जो फैसले हैं वो अपने हित के अनुसार ले सका, उसे लगा भी हाँ ये मेरे देश के लिए सही है तो उसने वही फैसला लिया। और दूसरा प्रमुख जो हित साधन किया भारत ने वो ये था भी जब एक महाशक्ति भारत के खिलाफ जा रही थी तो भारत का झुकाव दूसरी तरफ हो जाता था, जब दूसरी खिलाफ में आए तो भारत पहली के साथ में हो जाता था। तो यानी दोनों ही गुट भारत को लेकर बेफिक्र है वो नहीं रह सकते थे। तो इन 2 बातों को लेकर भारत ने अपने हित का अपने हित को साधा गुट निरपेक्षता की नीति के सहारे। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 1-1 नंबर 2-2 नंबर के लिए आपको अच्छे से तैयार करने हैं। और सबसे लास्ट में बात करते हैं, आपको पता है शीत युद्ध के दौर में हथियारों की भी बहुत बड़ी दौड़ है वो वहां पर देखने को मिली थी। तो थोड़ा सा उससे जुड़े हुए 2 महत्वपूर्ण बिंदु आप जरूर ध्यान रखिएगा। और उस टाइम कुछ संधियां हुई थी, उन्हीं में से बात करें। एक है सीमित परमाणु परीक्षण संधि LTBT। ये संधि आप नाम से ही देख लीजिए, सीमित परमाणु परीक्षण की बात हो रही है, यानी परमाणु हथियारों के परीक्षण पर रोक लगने वाली ये संधि थी जो जिसमें 3 देशों ने भाग लिया, यूएसए, यूएसएसआर और ब्रिटेन ने। और इस संधि के लिए हस्ताक्षर जो हुए 5 अगस्त 1963 को मॉस्को के अंदर हुए थे, और ये संधि 10 अक्टूबर 1963 से प्रभावी है वो मानी गई। इसके साथ आपको ध्यान रखना है परमाणु अप्रसार संधि NPT की बात, जिसके ऊपर 1 जुलाई 1968 को हस्ताक्षर हुए और 5 मार्च 1970 को ये प्रभावी हुई। इससे जुड़ी हुई एक इंपॉर्टेंट बात आप जरूर ध्यान रखिएगा, 1 जनवरी 1967
67 तक जिन देशों ने परमाणु परीक्षण कर लिए थे उनको वैलिड माना गया था, और वो ऐसे 5 देश थे, अमेरिका हो गया, सोवियत संघ हो गया, ब्रिटेन हो गया, फ्रांस हो गया, और एक था चाइना, चीन। 5 ऐसे देश थे जिन्हें परमाणु शक्ति संपन्न मान लिया था और वो परमाणु हथियार रख सकते थे। लेकिन 1967 के बाद कोई देश ऐसे परीक्षण नहीं कर सकता था, ऐसे हथियार नहीं रख सकता था। तो इस प्रकार से आपको ये इस फर्स्ट चैप्टर के अंदर ये इतनी इंपॉर्टेंट जो बातें हैं वो अच्छे से दिमाग में सेट करनी है। आप रिवाइज के रूप में एक बार वीडियो को दोबारा सुन सकते हो। उम्मीद करता हूं आज की इस रिवीजन क्लास से आपको बहुत फायदा मिला होगा। आपके दिमाग में जो चीजें चल रही थी अब वो और ज्यादा स्थायी हो जाएगी। चलिएगा अगले वीडियो सेशन में अगले चैप्टर को लेकर फिर रैपिड रिवीजन है वो करेंगे। तब तक जय हिंद, जय भारत।